नमस्कार, पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं अपने हेल्थ को हम मेडिटेशन और अपने एफर्ट से, सेल्फ हीलिंग से कैसे हम उसे ठीक बनाएं। पीएमसी हिंदी की फिलॉसफी है कि हमारे हेल्थ को मैनेज करना अगर आपके जीवन में ध्यान है तो बहुत सरल है। आपको कुछ बातें सीखनी है। ध्यान हम कैसे अपनाएं, अपने मन को सकारात्मक कैसे रखें, अपने चक्रों पर और अपनी नाड़ियों पर काम कैसे करें। अगर इन बातों को हम सीखते हैं तो हम बहुत सारे हेल्थ कंडीशन को खुद से ठीक कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग इज़ द फ्यूचर। भविष्य में हम सेल्फ हीलिंग को ही अधिक अपनाएंगे। मंडे को हमने साइनस, ईएनटी और साइनस इश्यूज़ के बारे में बहुत सारी बातें सीखी थी और आज हम आपके अलग अलग सवालों को लेकर आए हैं, जो सवाल आपने भेजे हैं। आपके सवालों को लेने से पहले दोस्तों में ये हम आपसे गुजारिश है कि अपने सवाल को सही ढंग से लिखें। आपके सवाल अगर प्रॉपर नहीं होते तो उनको लेना मुश्किल होता है। और अपने सवाल में उम्र ज़रूर लिखें। उम्र से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि एक ही कंडीशन में अलग अलग उम्रें, अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। तो आपके सवाल के साथ अब हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारी टीम में है रेनू जी, और वो सवाल पूछेंगी। 47 वर्षीय वंशिका, जिन्होंने ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, उनका पेट साफ नहीं रहता, उनको कब्जियत है और मल द्वार पर मस्से बहुत है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने जीवन में किसी बीमारी के रूट कॉज को, जड़ में जो कारण है, उसको जब तक ठीक नहीं करते, अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ों को बदल देते हैं तो उससे पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं होती है। और हर सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट हैं। अलग अलग ढंग से वही बीमारी अलग ढंग से प्रकट होती है। हमारी बॉडी में इंटरनली जो ब्लड का फ्लो है, लीवर एरिया में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर एरिया में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे स्टैग्नेशन हो गया, वो स्टोन जमा हो गया। हमने उसे ऑपरेशन करके हटा दिया, लेकिन ब्लड फ्लो तो ठीक नहीं हुआ। तो वो ब्लड फ्लो ठीक नहीं हुआ तो वो बीमारी दूसरे ढंग से प्रकट हुई, प्रोलैप्स हो गया, गुदाद्वार में मस्सा बाहर आ गया है। अब इसके लिए फिर से आप सर्जरी के लिए कराएंगे क्या? सर्जरी से चीज़ें बहुत मैक्सिमम टाइम पर कंट्रोल नहीं होती हैं। सर्जरी को हमेशा लास्ट ऑप्शन रखें। सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं अक्सर, और बाद में फिर उनको हम लंबे समय तक झेलते रहते हैं। यहाँ पर जो असली कारण है वो गॉल ब्लैडर के स्टोन वाला ही कारण यहाँ भी है। गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता वो अभी भी करना है। अगर वो अभी करेंगे तो ये प्रॉब्लम, पहले तो हम कॉन्स्टिपेशन को समझें। हमारे जीवन में कब्जियत क्यों होती है, इस पर इस शो में पहले भी हम कई बातें हम कर चुके हैं। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में फाइबर होता है, रेशा। अगर फाइबर का प्रोपोर्शन कम है, अगर हम वो ठीक से ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है या कम है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो फाइबर रिच फूड हमें लेना चाहिए। सब्जियों में फाइबर सबसे अच्छा होता है या मिलेट्स में होता है। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, तो हम उसको अवॉइड करें, वो कॉन्स्टिपेशन लाते हैं। और अगर हम इसको मन के तल पर देखें, मानसिक तलों पर, क्योंकि यहाँ पे हम ऊर्जा और मन के तल पे ही देखते हैं, सिर्फ फिजिकल लेवल पे कारण नहीं है बीमारी का। मानसिक तल पे हमारी बीमारी कॉन्स्टिपेशन का कारण है चीज़ों को नहीं छोड़ना। आप अपने घर में देखिए, क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको घर में रखे हुए हैं, यह सोच के कभी शायद कभी काम आए? ये पॉजिटिव नेचर, ये अन्य सारी चीज़ों को रखने की हमारी मानसिक
जो है वो शरीर के तल पे कॉन्स्टिपेशन बनता है। कॉन्स्टिपेशन ही मेन इशू है जिसके कारण से अब एनल प्रोलैप्स हो गया है। तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक रहता है और कॉन्स्टिपेशन अगर प्रॉब्लम नहीं देता तो फिर प्रोलैप्स भी प्रॉब्लम नहीं देगा। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम समझ लें, हमारे हाथ में LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। LI4 कलाई हमारे हाथ में अंगूठे के बाद वाली उंगली जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसके नीचे जाने पर LI4 इस जगह पे पॉइंट है। तो सुबह में गुनगुना पानी पीने के बाद, थोड़ा टहलने के बाद LI4 प्रेस करने से बहुत सारे लोगों की कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाती है। और अपने भोजन में सब्जियों का मात्रा अच्छा रखें, अमाउंट, और सब्जियों के साथ साथ मिलेट्स का सेवन करें, खासकर मिलेट्स का खमीर। मिलेट्स की खिचड़ी भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और जो प्रोलैप्स है, अब जो गड़बड़ हो, जो एनाटॉमिकल गड़बड़ हो जाती है, जो शरीर के बनावट में जो गड़बड़ी हो गई है, उसको रिकवर करना एक बहुत मेहनत का काम, मुश्किल का काम है। अगर आप स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में हैं योगा इंस्ट्रक्टर के, अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रेनर में, तो शायद कुछ बात हो सकती है। अब शरीर में जब एनाटॉमिकल गड़बड़ आ गई है तो उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो तकलीफ बढ़े नहीं तो कॉन्स्टिपेशन को ना होने दें, वही अभी फ़िलहाल सॉल्यूशन है। मेडिटेशन को अगर आप मेडिटेशन को अपना रहे हो तो मणिपुर चक्र के बारे में सीखें। मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ हमारा स्प्लीन ऑर्गन है और स्प्लीन ऑर्गन ही कहीं पर प्रोलैप्स या हर्निया का कारण होता है। अगर स्प्लीन मजबूत हो, अगर स्वादिष्टान चक्र अच्छा हो तो हर्निया या प्रोलैप्स नहीं होगा। तो मणिपुर चक्र के बारे में सीखना है। मणिपुर चक्र का रंग क्या होता है वो सीखें, उसका लोकेशन सीखें। लोकेशन पता है तो ध्यान के बाद आपको उस एरिया में अपना फोकस रखना है। और कलर का प्रयोग कर सकते हैं। पहले अपने जीवन में जो सांसों पर ध्यान है उसका ही मुख्य रूप से प्रयोग किया करें। वो प्रयोग जब ठीक से कर रहे हैं तो फिर आप कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान के अंत में उस कलर को देखना उस चक्र के एरिया में। तो ध्यान की लगन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दिन में 2 बार ध्यान को अपनाएं। जब अगर हमारे जीवन में ध्यान रेगुलर है तो फिर आपको ज़्यादा गहराई की बातें बताई जा सकती हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे मित्र ये शो देख रहे हैं, अपने जीवन में ध्यान को लेकर आएँ, तब आप सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे। मेडिटेशन से सब कुछ हील होता है। ये मत पूछें कि ये हील होगा क्या। हील तो होगा, लेकिन कैसे हील होगा वो आपको सीखना है। जो बेसिक बातें हैं जिसके लिए हम 5 कोशों के बारे में हमने समझा है, उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अपने 5 कोशों पर काम करना है। फिर से हम समझ लें, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय आपको पता है, आप सेल्फी खींचते हैं, आप आईने में देखते हैं, ये अन्नमय कोश है। अन्न से बना, जो अन्न आप ले रहे हैं, रोटी चावल, उससे अन्नमय बना है। प्राणमय, प्राण ऊर्जा से बना है। ध्यान में जो आप ऊर्जा अपने भीतर लेते हैं, जो चक्रों में ऊर्जा बहती है, वो प्राणमय कोश है। जितना आप ध्यान में अधिक बैठते हैं उतना प्राणमय कोश आपका मजबूत होता जाता है। प्राणमय कोश अच्छा रहेगा, आपके चक्र अच्छे रहेंगे तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। ध्यान से सब कुछ हील होता है। आप ये सवाल मत पूछिए ध्यान से हील होता है क्या। होता है, कैसे हील हो वो आपको जानना चाहिए। प्राणमय कोश को मजबूत करना एक फार्मूला है। प्राणमय कोश अगर आपका मजबूत है, प्राणमय कोश अगर आपका संतुलित है, स्वस्थ है, तो अन्नमय कोश तो स्वस्थ हो ही जाएगा। प्राणमय कोश के साथ अपने मनोमय कोश पर काम करना है। मन, आपके मन में किस तरह के विचार चलते हैं, निगेटिव चलते हैं कि पॉजिटिव चलते हैं, ये चिंतन करें। आप जब बोलते हैं तो निगेटिव बोलते हैं कि पॉजिटिव बोलते हैं। अगर हम मन में निगेटिव सोचते हैं तो हम निगेटिव ही बोलेंगे, और निगेटिव बोलेंगे तो आप अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। कम बात करते हुए अपने समय को
ध्यान में लगाएं। सकारात्मक सोचना सीखें। जो नेगेटिव बोलने की सोचने की आदत है उसको चेंज करने के लिए अफर्मेशन बताए जाते हैं। आप अफर्मेशन को समझें। अफर्मेशन अलग अलग डिजीज में हम समझें। अब जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इसके लिए अफर्मेशन की बात है, तो यहाँ पर हम अननेसेसरी चीज़ों को पकड़े रहते हैं। पुरानी चीज़ हो गई फिर भी हम उसको नहीं छोड़ पा रहे, तो वो कॉन्स्टिपेशन बनता है। तो यहाँ पर अफर्मेशन क्या होगा? मैं सहज रहता हूँ, मेरे भीतर डिटैचमेंट है, मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है, मेरा कमरा क्लीन रहता है। क्लीनलीनेस पर, घर के क्लीनलीनेस से आपका फिजिकल क्लीनलीनेस भी कनेक्टेड है, सभी कुछ जुड़ा हुआ है। हमको लगता है अलग अलग, आपके घर को देखकर आपके शरीर के स्वास्थ्य को बताया जा सकता है। आपका शरीर का स्वास्थ्य, आपके कमरा कैसा आप रखते हैं उस पर भी निर्भर करता है। आपका मन कैसा है इस पर निर्भर करता है। अपने मनोमय कोश पर काम करें, सकारात्मकता लाएं, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बोलना। स्वाध्याय है पीएमसी हिंदी पर, यूट्यूब के पीएमसी हिंदी पर, यू कैन हील योर लाइफ मेरी आवाज़ में है, उसे आप सुने। और यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक भी पढ़ें। अपने मन को सकारात्मक कैसे बनाएं, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनको प्रैक्टिस करें। ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसमें कर्मों की बातें हैं। अभी हम डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में उन दोनों कोशों के बारे में भी ज़्यादा हम नहीं जाते। प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को समझना और इस पर काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है। जब अगर हम समझ चुके हों ध्यान को, जब हम समझ चुके हों चक्रों को, जब हम समझ चुके हों मन को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, तो फिर आगे हम ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, एक ही बात है, इसको हम कैसे बेहतर बनाएं, कर्मा के लेवल पे हम कैसे क्या करें। तो थोड़ा समय दें समझने के लिए। ध्यान, अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। समझ में आपको बात आती है तो आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, हर डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। रेणु जी। सोनाली जी, जिनका बेटा 13 साल का है, उनको सांस लेने में असुविधा रहती है, नाक में म्यूकस बना रहता है और सोते समय मुंह खोलकर सोता है। हमारा पिछला एपिसोड इसी सब्जेक्ट पे था। अगर आप वो पूरा 1 घंटे का वीडियो देखें तो काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें बताई गई थी। शायद आपने वो शो नहीं देखा है, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो वीडियो आपको भेज दिया जाए। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। GB20, गॉल ब्लैडर 20 एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसका मसाज करना है। और ध्यान में हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा कलर लगा सकते हैं, यह सब बातों के लिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए, हमारा जस्ट जो पहले सोमवार का जो वीडियो है। अगले सवाल पे हम चले। साक्षी बोरा पूछ रहे हैं कि मेमोरी पावर को हम कैसे बढ़ाएं। साक्षी जी, आपने अपने सवाल में अपनी उम्र को नहीं लिखा। अपनी उम्र आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा हम अच्छे ढंग से बता सकते हैं। मेमोरी की जो बातें हैं, बच्चों में मेमोरी के लिए अलग पॉइंट होता है, बड़ों में अलग पॉइंट होता है। तो HT7 पॉइंट आप समझ लें। जो बातें हमें गहरी उतारनी है, जब हम सीख रहे होते हैं और तब मेमोरी अगर हमको अच्छी करनी है तो HT7 पॉइंट काम आता है। तो आप इस पर काम करें। HT7 पॉइंट ऐसे भी एक अच्छा पॉइंट है, हमारे हेल्थ को, इन जनरल हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए ये बहुत काम आता है। हमारे कलाई में छोटी उंगली के लाइन में आप रिस्ट पर इस पॉइंट को दबाया करें दोनों हाथ में, तो इससे HT7 का फुल फॉर्म हार्ट 7 है। हार्ट मेरिडियन हमारा हेल्दी हो, हार्ट ऑर्गन हेल्दी हो, तो हार्ट मेमोरी अच्छी रहेगी। अगले सवाल पे हम बढ़े। 62 वर्षीय प्रकाश चावला जी, जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरोजेनिया है और जो ऑपरेशन से यानी कि गामा सर्जरी के बाद उनको ये चीज ज्यादा बढ़ गई है। ऑपरेशन के बाद वो खाते समय राइट साइड से टेस्ट फील नहीं कर पाते।
गामा नाइफ सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट हो गया। हर एक सर्जरी का, अक्सर सर्जरी के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बस कभी कुछ सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं छोटे से होते हैं, हम झेल जाते हैं। यहाँ पे जो सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट है वो प्रोमिनेंट है और क्लियर कट पता चल रहा है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी का सवाल था, तो वहाँ पर एनल प्रोलैप्स है, दूसरे कॉम्प्लिकेशन है। गॉल ब्लैडर सर्जरी में बहुत लोगों को हेडेक रहता है। सर्जरी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन फिर उसको डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं कि अब तो ये उनकी समस्या, मेडिसिन वालों की समस्या है। हॉस्पिटल जब जो जाते होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, तो पेट ठीक हो गया लेकिन दूसरी समस्या शुरू हो गई, तो अब सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं रहा। ऐसी जब हम तोड़ तोड़ के देखते रहे हैं हेल्थ को, तो दूसरों पर जिम्मेदारी थोपना आसान हो गया है। हम इस बात को समझना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के सर्जन हैं एक इयान हैरिस, उन्होंने किताब लिखी है सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। सर्जन होते हुए वो बात कहते हैं कि बहुत सारी सर्जरी जो हो रही है उसके रैशनल एनालिसिस नहीं की जाती कि ये कितना उचित है, क्या इसे होना चाहिए या इसके फ़ायदे और नुकसान को कंसिडर किया जाए। परंपरा से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एविडेंस नहीं है, फिर भी वो सर्जरी हो रही है। तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया पेन के लिए गामा नाइफ सर्जरी कराई और उसके बाद जो नर्व डैमेज हो गया और अब राइट साइड में टेस्ट नहीं आ रहा। चलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम थोड़ा समझ लें। जिस तरफ टेस्ट नहीं आ रहा है वहाँ पर आँखों के नीचे का जो सेंटर है, सेंटर पे यहाँ पे ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस पॉइंट को आपको अप एंड डाउन मसाज करना है। हमारी आंखों के सेंटर में आप लाइन अगर नीचे करेंगे तो चिक बोन पे, लोअर बॉर्डर ऑफ चिक बोन, यहाँ पर स्टमक 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों तरफ पॉइंट है, लेकिन चूंकि राइट साइड का है तो मैं राइट साइड में बता रहा हूँ। ST3 पॉइंट दोनों तरफ है। तो आपको अपने इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को वर्टिकल ऊपर नीचे मसाज करना है। जब हम वर्टिकल मसाज करेंगे तो ये मेरिडियन लंबाई में जा रही है, तो इसका जो ब्लॉकेज है वो हटेगा। और अगर ये मेरिडियन एक्टिव होती है, नर्व डैमेज हुआ है, नर्व आ भी सकता है। अगर आप मेडिटेशन को ठीक से अपना रहे हैं, ध्यान के माध्यम से मेडिकल में बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं। जो इसको ऐसा माना जाता है ये ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपको फेथ के साथ ध्यान को अपने जीवन में अपनाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये विश्वास रखिए कि अगर कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आ रही है तो हीलिंग होगी। तो आप मेडिटेशन को भी अपनाएं। दिन में 2 बार मेडिटेशन, हर एक पर्सन को दिन में 2 बार मेडिटेशन अपनाना ही चाहिए। जितनी उम्र है उतने मिनट मेडिटेशन में बैठें और दिन में 2 बार बैठें। ध्यान शुरुआत में नहीं लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लगने लग जाएगा। ध्यान से जब बाहर आ रहे हो तो उसके बाद अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट आप जरूर किया करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के साथ साथ अगर आप अफर्मेशन भी सीख चुके हैं, अफर्मेशन जानते हैं, तो अपना अफर्मेशन बोलें। तो अब यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो डैमेज हो गई है। अब उसको रिकंस्ट्रक्शन होने में थोड़ा समय तो लग सकता है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको 3 महीने से 6 महीने रेगुलर इस प्रोसेस को, ध्यान को और एक्यूप्रेशर के प्रोसेस को अपनाना है। एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर में हम ये विश्वास करते हैं कि आपका जो डैमेज नर्व है वो वापस नॉर्मल होगा। और यहाँ पर अफर्मेशन जो है, देखिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा की स्टोरी उनके स्वाध्याय यू आर द प्लेसिबो में उपलब्ध है यूट्यूब पर। स्पाइन फ्रैक्चर को उन्होंने मेडिटेशन से ठीक किया था। मेडिकल में तो ये असंभव वाली बात है। डॉक्टर ने उनको कहा था अगर ऑपरेशन का ठीक ठाक हुआ तो शायद चल पाओगे, मतलब ऑपरेशन जब किया जाएगा तब भी कुछ चांस है कि ठीक नहीं होंगे। और लेकिन उन्होंने अपने मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने स्पाइन को ठीक किया। तो कोई भी चीज़ ठीक हो सकती है, आपको उतनी लगन से करना चाहिए, भरोसे के साथ करना चाहिए।
तो यहाँ पर हमें यह सोचना है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो सोचा करते थे कि माँ के गर्भ में जब शरीर बनता है तो स्पाइन कैसे डेवलप हुआ। एक सेल से, जब शुरुआत, लाइफ की शुरुआत तो एक सेल से ही होती है, एक सेल से पूरा बॉडी बन गया, पूरा स्पाइन बन गया। तो जो ताकत ने, जिस शक्ति ने पूरे स्पाइन को डेवलप किया, क्या वो विश्व शक्ति अभी नहीं है? अभी भी है वो। तो अगर वो डेवलप कर सकती है जीरो से, तो क्या वो अगर डैमेज हो गया क्या उसे रिपेयर नहीं कर सकती? कर सकती है। अगर हम इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना भाव के साथ जीते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो डैमेज नर्व है वो रीग्रो करे। तो ST3 को मसाज करें, ध्यान करें, ध्यान में ये भाव रखें, एटीट्यूड आपका कि डिवाइन विल हेल्प यू। अगर आपका मेरा ध्यान अच्छा है तो मेरी हीलिंग होगी, इस विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। और ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आपको LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए अपने हमारे हाथ में। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जो सेंसेशन नहीं आ रहा है ये यांग की डिफिशियंसी है, सूर्य प्राण की कमी है। तो सूर्य प्राण को बढ़ाने के लिए ये LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जिस साइड में है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में आप LI4 को दबाएंगे, ध्यान को अपनाएंगे। ध्यान में सकारात्मक भाव को रखना है कि हाँ मेरी हीलिंग होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में भी गाइड करता हूँ। मेडिटेशन जो है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मेडिटेशन नहीं होता। बीमारी चाहे जो भी हो, मेडिटेशन एक ही है, सांसों पर ध्यान है। जब आप मेडिटेशन में प्रॉपर जब होंगे तो डिवाइन एनर्जी खुद ब खुद फ्लो करती है। और जब एनर्जी फ्लो करती है तो जहाँ पे उसको हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर वो अपने आप भी जाती है। और अगर आप चाहें तो अपने अटेंशन को उस पार्ट पे थोड़ा सा ले जा सकते हैं। आपका ज़्यादा अटेंशन आपकी अपनी श्वास पर होना चाहिए, क्योंकि तब शून्यता आएगी। तब हमारे भीतर जब हम तैयार हैं, जब हम पात्र हैं, तब एनर्जी बरसती है। जब एनर्जी बरस रही हो तो फिर उसको डायरेक्शन दे सकते हैं हम अपने अटेंशन के द्वारा, या ध्यान से जब बाहर आ रहे हैं तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से, तो एनर्जी बहने लग जाएगी। सकारात्मक सोच बनाए रखें कि हाँ ध्यान से मेरी हीलिंग होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा ध्यान में चलते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर, फिंगर टू फिंगर मिलाकर रखें ताकि आपकी ऊर्जा लीक ना करे। अगर हाथ को अलग अलग रखते हैं तो थोड़ी सी ऊर्जा बह जाने की संभावना है। आपस में मिले हुए हाथ हैं तो ऊर्जा हमारे भीतर जमा रहेगी। आंखें बंद, आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक फील करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद रखते हुए शरीर को रिलैक्स करें। जब शरीर हमारा रिलैक्स होता है तभी हम ध्यान में प्रॉपर उतर सकते हैं। ध्यान तो हमें अपनी सांसों के ऊपर लगाना है, अपनी प्राकृतिक सांसों के ऊपर। अंदर आते हुए श्वास एवं बाहर जाते हुए श्वास। सांसें किस प्रकार अंदर आ रही है, किस प्रकार बाहर जा रही है, फील करें।
हर एक श्वास पर ध्यान। अंदर आते हुए श्वास पर ध्यान, बाहर जाते हुए श्वास पर ध्यान। आंखें लगातार बंद रखें। धैर्यपूर्वक सांसों को फील करें। मन भटकता है, परेशान ना हो। रिलैक्स। महसूस करते जाएं अपने आप को। यह जाने, अगर आपका ध्यान सांसों के ऊपर है तो आपका मन शून्य हो जाता है। और जब मन शून्य होता है तो हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतरने लगती है। इसी ऊर्जा से हमारी हीलिंग होती है। चाहे सांस की तकलीफ हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे हर्निया हो, सब कुछ ठीक होता है। बस आपको लगन से अपनाना है। जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे जुड़ी हुई जो चक्र या नाड़ी गड़बड़ है, वो जब हील हो जाएगी तो फिजिकल बॉडी भी ठीक हो जाएगी। आप लगन से हर दिन में 2 बार ध्यान को अपनाया करें। हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है। हर एक चीज रिकवर हो सकती है अगर आप अपने भीतर से यह नकारात्मकता हटा देंगे कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है। जब आप सांसों पर ध्यान लगा रहे हो तब आपको बीमारी के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सांसों के बारे में फिक्र करनी है। बीमारी तो हील होती है, 100% हील होती है। कोई भी बीमारी लाइलाज है ही नहीं। हाँ, समय कितना लगेगा वो बात है। अगर पुरानी बीमारी है तो 6 महीने लेकर तो चले।
सांसों पर ध्यान, आंखें बंद। ध्यान में कभी भी आंखें ना खोलें। ध्यान चाहे आपको लगे या ना लगे, कम से कम आंख तो बंद रखें। अभी हम ध्यान को सीखने के लिए कर रहे हैं। जब आप अपने हिसाब से आप ध्यान में बैठें तो आप किसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को रख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। सांसों पर ध्यान को जब हम समाप्त करते हैं तो अपनी अटेंशन को भी चक्रों पर एक बार सरसरी निगाहों से घुमा लिया करें। अगर आपको पता है कि आपको कौन से चक्र पर काम करना है तो अपने उस चक्र पर अटेंशन रखा करें। ध्यान से चक्रों के माध्यम से हीलिंग होती है। धैर्य पूर्वक सांसों पर ध्यान। आपके भीतर एक विश्वास, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। स्वस्थ होना, स्वस्थ जीना तो हमारे लिए प्राकृतिक है। सातों चक्रों के रंग हम थोड़ा समझ लें। पहला चक्र हम मूलाधार, हमारा लाल रंग का होता है। दूसरा चक्र ऑरेंज कलर, नारंगी रंग का। नीचे से तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, पीले रंग का, सूर्य के रंग का होता है। हमारे ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज हमारे इन तीनों लोअर चक्रास के इम्बैलेंस से, गड़बड़ी से होते हैं।
अनाहत चक्र, ग्रीन कलर, पिंक कलर, हरा रंग, गुलाबी रंग, देते समय पिंक, लेते समय ग्रीन। विशुद्धि चक्र, स्काई ब्लू कलर, थर्ड आई, इंडिगो, और सहस्त्रार, वायलेट। शुरुआत में वायलेट जब ये एक्टिव हो तो मल्टीपल कलर या गोल्डन कलर। हम फिलहाल ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें। आंखों चक्रों के बारे में हम समझ लें, नाड़ियों के बारे में समझ लें, मन के बारे में समझ लें, आप पहले से समझ कर रखे हैं तो ध्यान के बाद उनका प्रयोग करना है। ध्यान के बाद हम शांत हो चुके हैं तो हम ज़्यादा अच्छा फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई है। अब जिस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हमें मसाज करना है, मसाज करेंगे तो वो नाड़ी जल्दी एक्टिव होगी। तो ध्यान के बाद हमें एक्यूप्रेशर या अफर्मेशन पर विशेष फोकस करना चाहिए। एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन वैसे आप खुद से कभी भी कर सकते हैं। जितनी अधिक बार करेंगे उतना अच्छा ही है। आप एवरेज 3 बार करें या 5 बार करें इसलिए बताया जाता है। ज़्यादा करने में भी ज़्यादातर एक्यूप्रेशर पॉइंट में कोई बुराई नहीं है, अगर आप उसे ठीक से कर रहे हैं तो। ठीक से करने का क्या मतलब, कहीं पर टोन करना होता है, कहीं पर सिडेट करना होता है, कहीं पर मसाज करना होता है, कहीं पर दबाकर रखा जाता है। तो अगर वो गड़बड़ी नहीं आप कर रहे हैं, अगर जब आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया जाता है उस समय गौर से सुने कि आपको मसाज करना है यानी टोन करना है या दबा के रखना है यानी सिडेट करना है। ज़्यादातर जनरली टोन वाले मेथड ज़्यादा यूज होते हैं, मसाज करने वाला, लेकिन कहीं कहीं पे सिडेशन हमें करना होता है। उन बारीकियों का ध्यान देना है तो हम अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हैं। हम धरती पर कष्ट भोगने नहीं आते हैं, बीमार होकर जीवन जीने के लिए नहीं आते हैं। इस बात को आप पक्का कर लें अगर आप चाहें, और वो आपके चाहत पर है, आपके सिंसियरिटी, आपके डेडिकेशन, आपकी मेहनत पर है। अगर आप ध्यान के लिए मेहनत कर सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा जो पुरानी आदत है आपकी उससे छोड़कर आध्यात्मिक लाइफस्टाइल जीवन शैली में आ सकते हैं, तो हीलिंग 100% हर डिजीज में संभव है। आप ये मत पूछें संभव है कि नहीं है, आप बस यही पूछें कैसे है, क्या करना है। मैं ध्यान को कर रही हूँ और क्या करना है, मैं ध्यान को इतनी देर कर रही हूँ और क्या करना है। तो हम चलेंगे अब अगले सवाल पर। रेणु जी, पिताजी जिनका बेटा 4 साल का है, उस बेटे को राइट साइड में हर्निया। अभी प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स, गुदा द्वार पे मस्सा के लिए बताया गया था कि आपको स्प्लीन के पर काम करना है। स्प्लीन ऑर्गन हमारे बाएं तरफ होता है, अब पेट में ऊपर की तरफ। हमारी जो छाती है और पेट है, जो जहाँ तक पसली होती है वहाँ तक छाती है, उसके बाद पेट है। तो पेट का जो अपर हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा बाएं तरफ, उधर स्प्लीन ऑर्गन होता है। वो स्प्लीन के वीकनेस से ही हर्निया, प्रोलैप्स और ये सब दिक्कतें होती हैं। तो बच्चा चाहे छोटा है लेकिन नाड़ी वही है जो बड़ों में होती है। बड़े हैं या छोटे हो, नाड़ी तो वही गड़बड़ है, ऑर्गन तो वही कमज़ोर है। तो स्प्लीन के लिए जो हमें SP3, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हमें मसाज करना है और अपने जीवन में उसको अच्छा बनाना है। तो SP3, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है,
उस पॉइंट को हम समझ लें और उसको हम रेगुलर मसाज किया करें। उस और स्प्लीन ऑर्गन को डायरेक्ट भी आप एनर्जी दे सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जी देने के लिए आपको बच्चा जब सो रहा हो तब आप उसके स्प्लीन पर हाथ रखकर मेडिटेट करें, एक रूटीन सेट कर लें। बच्चा जब सोता है तो आप उसको उसके स्प्लीन पर हाथ रखकर एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का मतलब है कि आप अगर वहाँ पर हाथ रखकर मेडिटेशन में बैठे हैं तो एनर्जी अपने आप बहती है, एनर्जी अपने आप जाती है। एनर्जी को भेजने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा ऐसी अनूठी चीज़ है कि जहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत हो वो ऊर्जा खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाती है। आपको कोई विशेष रूप से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो SP3 SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है। पैर के अंगूठे के नीचे, उस लाइन में नीचे जाने पर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है और SP3 आगे पीछे ही है। ये SP3 SP4 कई सारे हेल्थ कंडीशन में काम आता है, डायबिटीज शुगर में भी काम आता है। SP3 SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों तरफ कर सकते हैं, बाईं तरफ विशेष फोकस करना है। लेकिन छोटे बच्चे जब हैं तो नाड़ी से ज़्यादा, एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज़्यादा ऑर्गन पर ही करना चाहिए। तो उसके स्प्लीन पर, अपर एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड में उस पर हाथ रखकर आप ध्यान करने की आदत डालें। जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं उस समय आप कुछ मत सोचें कि हर्निया ठीक हो जाए, दिस और दैट। अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं तो ध्यान की क्वालिटी कम हो जाती है। जो ध्यान होता है वो सांसों पर ध्यान होता है। बैकड्रॉप ऑफ द माइंड में आपको अवेयरनेस रहेगा कि हमारे भीतर हमें अपने इसे ठीक होना है, इसे ठीक करना है। लगातार ध्यान में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान सांसों के ऊपर करना है और एक भाव रहे कि हाँ इसका ठीक हो जाए। कोई शब्दों के में, विचारों में वो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पात्रता हमारे भीतर है, अगर हमारी तैयारी है, हमारा मन शून्य हो रहा है तो ऊर्जा आएगी। ऊर्जा आएगी तो हीलिंग होगी। स्प्लीन को चार्ज करें, स्प्लीन पर हाथ रखकर मेडिटेट करें, हड्डियां ठीक हो सकता है। अगले सवाल पे हम चल रहे हैं रेणु जी। 38 वर्षीय पूनम जी, इनको कोविड के बाद दोनों पैरों में बहुत दर्द रहता है। कोविड जो डिजीज है, उन्होंने वैक्सीन लिया है क्या, ये तो बातें नहीं बताई। आपको अपनी हेल्थ समस्या ना पूरी तरह से लिखना चाहिए। अगर वैक्सीन लिया है तो एक अलग कारण हो सकता है। अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर वैक्सीन आपने नहीं लिया है उसके बाद अगर आपको हो रहा है कोविड के साइड इफ़ेक्ट। देखिए, कोविड जो है वो डर ज़्यादा है। जो एक्चुअल वायरस है, वायरस पहले भी इन्फेक्शन होते थे, इन्फेक्शन से हम अब रिकवर कर जाते हैं। अपने आप को डर से हम कमज़ोर कर लेते हैं। अपने भीतर डर नहीं होने दें, डर नहीं आने दें। डर नहीं हो तो नेचुरल रूप से हीलिंग होती है। तो हमारे भीतर जो ओरिजिनल मेन ऑर्गन है, हार्ट है, लंग है, वो स्वस्थ रहने चाहिए। अब कोविड की वजह से अगर वो वीक हो गए हैं तो हम उनको फिर से चार्ज करेंगे। हमारे भीतर ये भावना हम रखेंगे कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो लंग है, वो फिर से ऊर्जावान हो जाए, प्राणवान हो जाए। तो ध्यान में अगर आप रोज़ बैठ रहे हो तो आपको ये बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ध्यान की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें, ध्यान के ड्यूरेशन को बढ़ाएं। दिन में 2 घंटे का ध्यान, 3 घंटे का ध्यान अपनाएं। और जो बात पैर में दर्द की है, ये जनरल वीकनेस का लक्षण है। अगर सिर्फ कोविड की वजह से है तो जनरल वीकनेस को दूर करना है, आपको अपनी ओवरऑल एनर्जी बढ़ानी है। भोजन में आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आप जो प्राकृतिक भोजन है, फल और सब्जियां, उसका कंजप्शन बढ़ा सकते हैं, मिलेट्स का कंजप्शन बढ़ा सकते हैं। जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मिल्क, उसका सेवन ना करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, पैकेट बंद चीज़ों को ना लें। वो उन सभी से हमें टेस्ट आता है, हमको लगता है कि अब हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा पोषण नहीं मिलता है। पोषण जो है वो फल और सब्जियों से मिलता है और मिलेट्स ठीक है। और सनलाइट लेना चाहिए, सनलाइट में भी बहुत प्राण ऊर्जा होती है।
हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो हमारे पैर में LV3 लीवर मजबूत हो जाएगा इससे, और LU6, ये 2 पॉइंट हम करें। लेकिन चूंकि आपको सिर्फ पैर में तकलीफ है, क्या शरीर में अपर बॉडी में भी कमजोरी है? अगर अपर बॉडी में भी कमजोरी लगती है तो LU6 कर सकते हैं। अगर ऊपर बिल्कुल आप परफेक्टली फील करते हैं तो LV3 पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या करें। LV3 के अलावा आप SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है, उसको आप मसाज कर सकते हैं। हमारे पैर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, लीवर की, किडनी की, स्प्लीन की। ये इंटरनल जो नाड़ीज़ हैं वो अगर मजबूत हो जाएंगे तो लीवर के पॉइंट हम कर सकते हैं, हम स्प्लीन के पॉइंट कर सकते हैं, हम किडनी के पॉइंट कर सकते हैं। ये इनमें से किसी भी 1 या 2 पर आप काम करते हैं तो वो ऑर्गन मजबूत होने लग जाएगा। मजबूत होगा तो दर्द गायब हो जाएगी। मेडिसिन से हम फीवर को दबाते हैं, वो टेंडेंसी हमें छोड़नी चाहिए। अगर कभी कोई फीवर थोड़ा बहुत होता भी है ना, हमें जीवन में ये सीखना है कि हम उसे नेचुरली हील होने दें। अगर फीवर होता है, आप तुरंत उसे पैरासिटामोल से नहीं दबाते हैं तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिव होती है और फिर वो वायरस को, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी गई है तो आपका शरीर से अंदर मजबूत रहता है। हमने पैरासिटामोल देकर तुरंत फीवर टेम्परेचर को डाउन कर दिया तो जो हमारे जो भीतर इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिव हमने होने नहीं दिया। तो वो बातें समझनी है। अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो हम ज़्यादा जल्दी हील हो जाते हैं। फिर बाद में अगर हम मेडिसिन के माध्यम से हील होते हैं तो हम हील हो भी जाते हैं, लेकिन हमारे में वो नेचुरल एनर्जी नहीं आ पाती है। एक थोड़ा सा बहुत लोगों को रहता है कि कहने को तो ठीक हो गए हैं लेकिन ताकत वैसी नहीं रही है। तो नेचुरली हील होने दें, वो ज़्यादा हेल्पफुल है, वो ज़्यादा अच्छा है। कोविड से परेशान होने की बात नहीं है। कोविड का हवा ज़्यादा है, डर ज़्यादा है। पहले भी वायरस आता था, पहले भी इन्फेक्शन होता था। अगर आप रेगुलर ध्यानी हैं, अच्छे ध्यानी हैं, तो यूं ही इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। जो बातें आप यहाँ पर सीख रहे हैं, इन जनरल बातों को आप करते रहते हैं, यूं ही आपका बीमार पड़ना कम हो जाएगा। हो भी जाता है तो घबराना नहीं है। घबराने से हम ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। पैर में LV3, K7, SP6 इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप दबाएं तो आपका जो एक्यूप्रेशर, आपकी जो नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगी। और नाड़ी एक्टिव हो जाए, ऑर्गन हेल्दी हो जाए तो फिर आपकी भीतर की जो कमजोरी है, ये बेसिकली कमजोरी का लक्षण है। कमजोरी को कम करना है। कमजोरी दूर होगी तो कोविड का कोई इफेक्ट नहीं बचेगा। वीकनेस को कम करें, स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, इन जनरल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। अब हम अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं। 50 वर्षीय श्रीनिवास जी, जिनका 2002 में एक्सीडेंट हुआ था और ब्रेन का कुछ ऑपरेशन हुआ था जिसमें क्लॉट रिमूव किए गए थे। अब ये कह रहे हैं कि इनको इनबैलेंसिंग है चलने में, और ये अपना कार्य जो लिखने का है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, उसमें उनको समय लगता है। ये कोई मेडिसिन भी नहीं लेते इसके लिए। सवाल को फिर से दोहराएं, मेन समस्या क्या है? इनको इनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम है चलते समय। ठीक। ये जो बैलेंस की बात है, ब्रेन में होता है सेरिबेलम, उसको अच्छा होना चाहिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारे हाथ में है SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस SI3 पॉइंट को हमारे पाम के बॉर्डर पे, जहाँ हम मुट्ठी को बंद करें, जहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा बनता है, इस हिस्से पर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथ में करें। SI3 पॉइंट एक्टिव होने पर हम अपराइट होते हैं, हम ज़्यादा आसानी से खड़े हो पाते हैं, बैलेंस रहेगा। ब्रेन में सेरिबेलम है, वो एक्टिव होना चाहिए तो बैलेंस रहता है।
तो SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। और क्या कई लंबा सवाल लग रहा है, और क्या समस्या है इनकी? एकाग्रता में कमी है, इसे कारण ये कार्य को समय पे नहीं कर पाते। एकाग्रता के लिए ST7 पॉइंट अच्छा है, हार्ट 7, जो हमारी हाथ में छोटी उंगली के जो SI3 कर रहे हैं, SI3 और हार्ट कंप्लीमेंट्री मेरिडियन है, आगे पीछे होते हैं। तो इसमें नीचे आएंगे तो बाहर की तरफ SI हो रही होती है और अंदर की तरफ हार्ट होता है। तो रिस्ट में कलाई के पास, छोटी उंगली के कलाई के पास हमें ये ST7 करना चाहिए। हार्ट अगर एक्टिव रहेगा तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगेगा, दिल लगेगा और वो याद रह पाएगा, हम ठीक से कर पाएंगे। हार्ट का एक्टिव रहना सभी के लिए ज़रूरी है, और बढ़ती उम्र के साथ, उम्र ज़्यादा हो रही हो तब तो सबके लिए ज़रूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मल पर्सन भी अपने आप को लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं, ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को। भविष्य में आप बीमार ना पड़ें इसके लिए आप ST7 को दबा सकते हैं। ST7 पॉइंट से आपका चीज़ों को याद रखने की टेंडेंसी अच्छी हो रहेगी। तो SI3 पॉइंट आप बैलेंस के लिए करें और ST7 पॉइंट याद रखने के लिए। क्या और कोई सवाल है रेणु जी? सर एक सवाल है पर इसमें एज मेंशन नहीं है। डिम्पल जी को अपने चेस्ट एरिया में करंट जैसा फील होता है। दोस्तों उम्र लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपका सवाल स्पेसिफिक नहीं है तो लेकिन चलिए थोड़ा सा हम जनरल बातें समझ लें। हमारी हाथ में, हमारी कलाई में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दो हिस्सा होता है। अंदर की तरफ का हिस्सा थोड़ा गोरा है, बाहर की तरफ थोड़ा सांवला है। जो गोरा हिस्सा है, अंदर की तरफ वाला हिस्सा, उसमें कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है जिसका नाम है PC6, पेरिकार्डियम 6। ये पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है दिन में 3 से 5 बार। पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करेंगे तो हमारे चेस्ट रीजन में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बढ़ने लग जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह बढ़े तो हमको चेस्ट रीजन में जो समस्या होती हैं, इन जनरल हर समस्या का समाधान चेस्ट रीजन की प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। वैसे आपका सवाल स्पेसिफिक हो तो ज़्यादा हम हेल्प कर पाएँ, लेकिन फ़िलहाल जितनी बातें आप बता रहे हैं उतने में आपको पेरिकार्डियम 6 PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना चाहिए दोनों हाथ में। जब तक आपको पॉइंट नहीं बोला जाता है कि आपको बाएं तरफ करना है या दाईं तरफ करना है, तो अंडरस्टूड मामला है कि ये दोनों तरफ करना है, तभी साइड आपको नहीं बताया जा रहा है। तो दोनों हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, एक बार में 2 से 3 मिनट के लिए, और दिन में 3 से 5 बार दबाना है। तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। सर 38 वर्षीय ममता जी, जिनको गाल ब्लैडर रिमूव यानी कि रोलर ऑपरेशन करवा दिया था इसका, उसके बाद से इनको हेडेक बहुत रहता है। उसके लिए गॉल ब्लैडर सर्जरी का ये साइड इफ़ेक्ट, यही दिक्कत है सर्जरी वगैरह में। हम सर्जरी को एज़ फार एज पॉसिबल अवॉइड करें। सर्जरी के बिना ठीक कैसे करें, इस विधि का प्रयोग करें। हर स्टोन को हम बिना सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। चलिए अब हेडेक के लिए जो जनरल है ये PC6 हेडेक में भी काम आता है। चेस्ट रीजन के लिए और हेड रीजन के लिए PC6 एक ठीक पॉइंट है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें, और हेडेक के लिए हम अपने चारों अंगूठों के टिप्स को दबा सकते हैं। सुजोक में जो टिप्स होता है अंगूठे का या सभी उंगलियों का, वो हेड से जुड़ा होता है। तो अंगूठा मोटा है तो ये अंगुलियों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा है। इसके टिप्स को दबाएं, हाथ में भी और पैर में भी, तो इससे हेडेक में आसानी मिलेगी। और हेडेक वालों के लिए योग निद्रा भी बहुत अच्छा साधन है। योग निद्रा ध्यान जैसा ही होता है, बस उसमें हम लेट कर अपने बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते हैं, तो इससे डीप रिलैक्सेशन होता है। हम डीप रिलैक्सेशन अपने आप को कैसे करें वो हम नहीं जानते ठीक से। हमारी नींद गहरी नहीं होती, बहुत बार नींद गहरी होनी चाहिए। बिना अलार्म
आपका नींद समय पर खुल जाना चाहिए। तो अपनी नींद को गहरा करें, अपनी योग निद्रा के अभ्यास को जोड़ें, PC6 और टिप्स ऑफ द थंब एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें, तो इससे हेडेक की समस्या ठीक हो सकती है। स्वर योग के अंदर हम बाएं तरफ की श्वास चलती है, तो उससे हमारे भीतर रिलैक्सेशन रहता है। जब कभी हेडेक आ रहा हो, आप अपनी नासिका के आगे फिंगर रखकर चेक कर लिया करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। अगर बाएं तरफ की श्वास चल रही है तो अच्छी बात है, अगर दाहिनी तरफ की चल रही है तो दाहिने करवट लेट जाएं। आप 5 मिनट लेटेंगे, आप पाएंगे बाएं तरफ की श्वास चलने लग गई है। जब बाएं तरफ की श्वास चल रही हो तब हेडेक होने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, आपको अगर कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं। कृपया मुझे पर्सनल में संपर्क ना करें। इस डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम के लिए आप इसके डॉक्टर से पूछो के व्हाट्सएप नंबर पर, या अगर आप डॉक्टर से पूछो के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप में अपना सवाल दें। अपना सवाल के साथ आप उम्र जरूर लिखें, अपने शब्दों में समस्या को लिखें। डॉक्टर ने क्या कहा है उन बातों को छोड़ें। डॉक्टरों के लैंग्वेज का यूज करेंगे फिर तो आप डॉक्टरों से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। जब आप अपनी सरल भाषा में जो समस्या है उसको लिखते हैं तो आपकी समस्या को अधिक हम समझ पाते हैं, और जब प्रॉपर समझा गया है तभी आपको मार्गदर्शन किया जा सकता है। और यह सवाल कभी मत पूछें कि ठीक होगा कि नहीं होगा, सब कुछ ठीक होता है। कैसे होगा बस आपको वो पूछना है, और धैर्य के साथ, क्योंकि कोई ज़्यादातर चीज़ें तो पुरानी ही है। अब सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट है, नर्व डैमेज हो गया है, तो उसको ठीक होने में तो 6 महीने लगेंगे। आप ठीक से रेगुलर करते रहें तो फ़ायदा ज़रूर होगा। हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है अगर आप ध्यान के मार्ग पर आ गए हैं तो। अगर आप एनर्जी हीलिंग, कॉन्शियसनेस हीलिंग को सीखने लग गए हैं तो जो सूक्ष्म है, जो नहीं दिखता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये मेडिकल पैराडाइम नहीं है जहाँ पर कुछ बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ये एनर्जी पैराडाइम है, ये भीतर की दुनिया की बात है, तो हीलिंग तो यहाँ पर होगी ही। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और पेशेंट शब्द जो है वो भी देखिए, पेशेंट शब्द इसीलिए है क्योंकि पेशेंट को पेशेंस सीखना है। अगर आपने पेशेंस सीख लिया है और आपको अपने पर कैसे काम करना है वो अगर आपको आ गया है तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में या कोई किसी दूसरे को आप जानते हैं तो उनको आप पहले ध्यान के मार्ग से जोड़ें। अगर आप ध्यान से उनको जोड़ चुके हैं तो फिर उनके सवाल को यहाँ पे लाएं। यहाँ पे सवाल आएगा भी तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान बताया जाएगा, तो आपको ध्यान तो अपनाना ही है, ध्यान करना ही है, तो ध्यान आप बता दें, ध्यान कराएं। दिन में 2 बार ध्यान हो। ध्यान के साथ साथ बहुत जगह पे योग निद्रा बताया जाता है। योग निद्रा आसान है, लेट कर किया जाता है, तो उसको अपनाएं, उसको कराएं। ध्यान है, योग निद्रा है, तो उसके बाद फिर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट सीख सकते हैं। सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से बीमारी उतनी ठीक नहीं होती है, हो भी जाती है। आप ध्यान से अपने आप को हील कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।